अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 ईस्वी में जो है हैदर अली जो है मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली की जो मृत्यु है 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर जब युद्ध हुआ उस दौरान क्या होता है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। उसके बाद जो है उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो उसका पुत्र था टीपू सुल्तान, वह उत्तराधिकारी बना। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद क्या होता है कि उसका उत्तराधिकारी बना और 1787 में क्या होता है कि टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में यानी कि श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। इसने अपनी राजधानी में जो है श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया। तो उसी राजधानी में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगावाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। तो कौन बना? तो टीपू सुल्तान बना। ये बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1787 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में उपाधि धारण की थी बादशाह की। और ये किसका उत्तराधिकारी था? तो हैदर अली का। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो कब हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध? तो 1782 ईस्वी में। मैसूर का शासक कौन बना? तो हैदर अली बना। कब बना? 1761 ईस्वी में बना। और टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ये रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख युद्ध वार्स और गवर्नर जनरल। मैं 2 बार 3 बार करूंगा। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। सुनने के बाद सुनकर चीजें बहुत ज्यादा याद रहती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। सवाल है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। गवर्नर कौन था? तो यहाँ पर गवर्नर के बारे में नहीं दिया गया। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 84 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 84 ईस्वी में। और इस समय कौन था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो आपका हैदर अली युद्ध किया था। और इसी में 1782 में क्या हुआ कि इसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था अंग्रेजों का? तो वारन हेस्टिंग्स था। वारन हेस्टिंग्स जो क्या था? तो गवर्नर जनरल था अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। चलते हैं आगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी कार्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब होता है ये कब होता है? तो 1790 से 92 ईस्वी में। और इस समय जो है टीपू सुल्तान क्या था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर का नेतृत्व कर रहा था और ये बादशाह बना था। उसके पिता के मरने के बाद उत्तराधिकारी बना टीपू सुल्तान। तो वो बादशाह बना था कहाँ? तो श्रीरंगपट्टनम में उसने अपने आप को बादशाह की उपाधि धारण की थी 1787 में। और उसी समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका टीपू सुल्तान और अंग्रेजों का युद्ध हुआ। तो उस समय जो है कार्नवालिस गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में, उस समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था। और इस युद्ध में जो है मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना जो थी मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु जो है श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू की जो मृत्यु है श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। सवाल पूछेगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई। तो कौन सा युद्ध में? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था यानी कि मैसूर का शेर है कौन? तो टीपू सुल्तान।
टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। टीपू सुल्तान के राजसी जो झंडा होता था उस पर शेर की तस्वीर होती थी। नोट देखते हैं। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। 1760 ईस्वी में क्या हुआ? वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। 1760 में क्या होता है कि वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें जो अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को क्या किया? पराजित किया। अब आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण संधियां देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ। 1769 में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो मद्रास की संधि हुआ, और इस संधि कब हुआ था? 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के तहत जो समाप्ति हुई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये हुआ था 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुई 1792 ईस्वी में हुई। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में। उसमें गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली, और इसी में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पर। सिख एवं अंग्रेज के बारे में हम पढ़ते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। यानी कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक यानी प्रथम गुरु को है। यानी कि पूछेगा कि सिख संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा गुरु नानक के द्वारा, और ये प्रथम गुरु हैं सिख धर्म के। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए, और गुरु नानक के अनुयायी जो है क्या कहलाए? सिख कहलाए। गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए? तो सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। यानी ये बादशाह जो है बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। कौन थे? तो आपके गुरु नानक। ये बादशाह हुमायूं और बाबर के समकालीन थे। तो कौन थे? तो गुरु नानक थे। पूछेगा ये सवाल, तो याद रखिएगा, मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ इसलिए। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को जो है आध्यात्मिक पुनर्जीवन का भास हुआ। 1496 ईस्वी को जो है कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। उस दिन जो है नानक जी को यानी कि गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक जी जो है गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत ये लंगर स्थापित किए। पंगत मतलब लंगर, और संगत मतलब क्या होता है? धर्मशाला। संगत मतलब धर्मशाला, पंगत मतलब लंगर। तो ये गुरु नानक जी अनेक स्थानों पर ये संगत और पंगत यानी स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया। संगत और पंगत ने गुरु नानक के जो अनुयायी थे इनके लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। 1496 ईस्वी में क्या हुआ कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। उस दिन गुरु नानक को जो आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक जो है गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। गुरु नानक जो है अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। संगत और पंगत ने जो है गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु नानक की कहाँ मृत्यु हुई? तो करतारपुर में मृत्यु हुई। सवाल पूछेगा गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो करतारपुर में हुई थी। अब पूछेगा कि कब हुई थी? तो 1538 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखिएगा। गुरु अंगद जो है 1539 से 1552 इनका समय काल है। सिखों के दूसरे गुरु थे। अब सवाल पूछेगा कि सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? ऑप्शन दे देगा आपका, तो आपको याद रखना होगा गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? तल्हाना था। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? तल्हाना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया गुरुमुखी लिपि का। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी थे। सिखों के तीसरे गुरु कब कौन हुए? तो गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास हुए, और इनका समय काल था 1552 से
1574 ईस्वी इनका समय काल था। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए और अमरदास जी जो है हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की। अकबर जो है गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। और गुरु की पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिया। किसने दिया? तो अकबर ने दिया। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। अमरदास ने जो है 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास और बीबी के जो पति थे रामदास उसके बाद 1574 से 1581 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। सिखों के चौथे गुरु कौन हुए? तो रामदास हुए। इनका समय काल था 1574 से 1581 ईस्वी। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। और किसने जो है अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया? तो गुरु अमरदास ने इसी भूमि पर, जो भूमि मिला था अकबर के द्वारा, उसी भूमि पर जो है अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा और गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बना। इस प्रकार जो है इन्होंने गुरु पद को क्या किया कि पैतृक बना दिए। गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु हुए। गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के 5वें गुरु हुए। इनका समय काल था 1581 से 1606 ईस्वी। इन्होंने जो है सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने क्या किया कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। इसमें जो है गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। नोट देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर हो गए, नामदेव हो गए, रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। यानी कि गुरु अर्जुन जी जो है क्या किए हैं कि अमृतसर जलाशय के मध्य में जो है हरमंदिर साहब का निर्माण करवाए। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जो है जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जो है जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। किसने मरवाया? गुरु अर्जुन देव को। तो जहांगीर ने मरवाया। क्यों मरवाया? तो ये राजकुमार खुसरो की सहायता किए थे। कब किए थे? तो 1606 ईस्वी मतलब किए थे तो 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 606 से 645 ईस्वी हुए। इनका समय काल था क्या? तो 606 से 645 ईस्वी। ये सिखों के छठे गुरु हरगोविंद हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। किसने दिया? तो हरगोविंद साहब के द्वारा दिया गया सिखों को सैन्य संगठन का रूप। तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। तथा जो है अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। ये जो है 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। और दरबार में जो है नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। इन्होंने जो है अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरराय 645 से 61 ईस्वी हुए। सिखों के 7वें गुरु हरराय 645 से 61 ईस्वी हुए। उन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। इन्होंने जो है दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 661 ईस्वी से 664 मतलब 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी हुए। सिखों के 8वें गुरु कौन हुए? तो गुरु हरकिशन हुए। इनका समय काल था 1661 से 1664 ईस्वी। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। और इनकी मृत्यु जो है चेचक से हो गई। तो किनकी? तो गुरु हरकिशन की। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। इन्हें जो है दिल्ली जाकर गुरु का पद जो है उसके बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों का 9वें गुरु
तेग बहादुर 664 से 1664 से 1675 ईस्वी, हमको 664 याद आ रहा है, सॉरी 1664 से 1675 ईस्वी हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा का निकट मरवा दिया। क्या होता है कि सिखों के नवे गुरु कौन बनते हैं? गुरु तेग बहादुर बनते हैं। और इनको जो है इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण जो है औरंगजेब ने उन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। इन लोगों को मरवाया जाता है कि हिंदू धर्म स्वीकार करने तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तब कैसा लगता है यार? जिसको जो करना है, जिसको जो धर्म अपनाना वो अपना अपनाएगा, जबरदस्ती थोड़ा ना है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनका समय काल है 1675 से 1708 ईस्वी हुए। सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका समय था 1675 से 1708 ईस्वी। इनका जन्म जो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पटना यानी बिहार में हुआ था। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना यानी कि बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जो है जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली इनके कार्यस्थली पावोता थी। पावोता इनकी कार्यस्थली थी। निवास स्थान था आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह जो है फारसी में क्या लिखे थे? जफरनामा लिखे थे। पूछा गया कि किसने जो है जफरनामा लिखे थे, तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखे थे। किसमें? फारसी में। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? सवाल होगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने की। ऑप्शन आप भरिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। और कहा कि गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म जो है 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। इनके पिता जो है रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। पिता का नाम याद रखिएगा, रामदेव भारद्वाज बंदा बहादुर के पिता का नाम था। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। बंदा का उद्देश्य जो था पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लॉगढ़ को राजधानी बनाया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि लॉगढ़ को राजधानी बनाया। किसको बनाया? तो लॉगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह का नाम के सिक्के चलवाए। सवाल पूछेगा कि गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलवाए? तो बंदा बहादुर ने चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। बंदा ने जो है सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। मुगल बादशाह जो है फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को यानी कि बंदा बहादुर को
गुरुदासपुर नांगल स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। शहादरा जो है कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुस्लिम सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जहां जो है बंदा ने हजारे मुस्लिम मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। बंदा की मृत्यु के बाद जो है सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। जिससे जो है बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया, जिसे मिसल कहा गया। इसे क्या कहा गया? तो मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। जिसका अर्थ समान होता है। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को शुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को शुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में शुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। इनके दादा जो थे रणजीत सिंह के चरत सिंह, इन्होंने 12 मिसलों में शुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह का लाहौर का शासक बना। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ यानी कि चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। कब हुई थी? 1809 में। रणजीत सिंह राज 4 सूबों में बंटा था। रणजीत सिंह राज जो है 4 सूबों में बंटा था। तो कौन कौन से? तो आपका पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह का राज 4 सूबों में बंटा था। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कब हुई थी? तो 7 जून 1839 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि के बारे में पढ़ते हैं। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी। लाहौर की संधि कब हुई थी? तो 9 मार्च 1946 ईस्वी। भैरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। भैरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। इस संधि के तहत जो है कौन सी संधि? तो भैरवाल की संधि के तहत जो क्या होता है कि राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। यानी कि 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को जो राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 के क्या दिया गया? तो वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गप के मध्य लड़ी गई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है की पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई में जो है सिख नेता शेर सिंह सिखों का नेतृत्व किए और अंग्रेज कमांडर गप के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। द्वितीय जो लड़ाई है सेकंड युद्ध गुजरात के चिनाब नदी के किनारे हुआ था। कहाँ? तो चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने क्या किया कि 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए और इस युद्ध में जो है सिख जो है बुरी तरह से पराजित हुए।
लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। और लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा के द्वारा संपूर्ण जो है आपका पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई। यानी कि महाराजा दिलीप सिंह को जो है 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज दिया गया? तो इंग्लैंड में। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। और सिख राज का प्रसिद्ध जो हीरा कोहिनूर था उसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। तो बंगाल के गवर्नर पढ़ते हैं रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी से एवं पुनः जो है 1765 से 67 ईस्वी 2 बार ही रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। इसने क्या किया कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। सवाल पूछेगा कि बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। जिसके तहत क्या हुआ कि द्वैध शासन लागू हुआ, तो जिसके तहत क्या किया गया कि राजस्व वसूलने, यानी राजस्व जो भी है उसको वसूलने, सैनिकों का संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी जो है नवाब के हाथों में थी। जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी किसके हाथों में थी? तो नवाब के हाथों में थी। यानी कि ये द्वैध शासन हो गया कि शासन आप जैसे जो भी नवाब है, किसी भी इलाके का जो भी नवाब है वो अपने इलाके का क्या करेगा? प्रशासन यानी शासन चलाएगा। तो वो शासन किसके हाथ में था? तो नवाब के, उस राजा के हाथ में। लेकिन बाकी जो राजस्व वसूलेगा, सैनिकों संरक्षण, उस राज्य में जो सैनिक संरक्षण रहेगा, और विदेशी मामले यानी कि मतलब किसी दूसरे राज्य से आपको युद्ध लड़ना है नहीं लड़ना है, उसका मदद लेना है नहीं लेना है, ये जो सब है ये अंग्रेजों के हाथों में थी। तो ये क्या थे? ये जितने भी नवाब हो गए ये इन अंग्रेजों के, इस कंपनी के, ब्रिटिश कंपनी के क्या हो गए? कठपुतली बन गए जो है शासन के कारण। अब ये नवाब क्या हुआ कि आगे चलकर ये पूरी तरह से लापरवाह हो गए, क्योंकि अब ये टेंशन फ्री थे कि इनको जो है सैनिकों को मतलब सैनिक संरक्षण जो अंग्रेज रखते थे इनके राज्य में। तो अब जब भी कोई इनको बाहरी आक्रमण से जो है, जब भी कोई बाहरी राज्य, कोई दूसरा राज्य जब इन पर आक्रमण करेगा तो उससे जो बचाने की जिम्मेदारी किनके अधीन थी? तो अंग्रेजों की थी। क्योंकि अंग्रेज अगर नहीं बचाएंगे तो ये तो युद्ध होगा, तो जाहिर सी बात है कि हारेंगे ही। और उससे क्या होगा कि वो सामने वाला जब जीतेगा तो अंग्रेजों का क्या होगा? वहां से सब कुछ खत्म होगा। इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के। और इसके कारण क्या हुआ कि ये नवाब जो आगे चलकर अपने जनता के प्रति लापरवाह हो गए, लापरवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इसने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव के समय ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। ये इसलिए हुआ कि 1764 में आपका क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसमें जो है मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को संयुक्त सेना 1764 के बक्सर युद्ध में हारी थी। हारने के बाद क्या होता है कि इलाहाबाद की मतलब संधि हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के साथ कब होता? 1765 में कंपनी के ने संरक्षण में ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। और इस जो है संधि जो हुआ, इलाहाबाद की संधि, इस संधि के जरिए क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। और यहीं से जो है क्या होता है कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अब क्या करता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए यानी कि क्या करता है? 2 उप दीवान नियुक्त करता है। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को करता है और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त करता है। ये सवाल पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो याद रखिएगा। बंगाल के लिए कौन था उप दीवान? तो मोहम्मद रजा खान। बिहार के लिए कौन था? तो राजा सिताब राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69 ईस्वी, कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी, वारन हेस्टिंगस 1772 से 74 ईस्वी, इनका इन लोगों का समय काल है। तो ये समय काल दिया हुआ है। कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है और उसके अनुसार क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को अब जो है अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष
वर्षों का निर्धारित किया गया यानी कि जिसका जो कार्यकाल जो है 5 वर्षों का निर्धारित किया गया कि एक जो भी गवर्नर होगा उसका समय जो है 5 वर्षों का होगा। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया है और मद्रास और बम्बई यानी कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को क्या कर दिया गया कि बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी इसका समय काल है, तो ये हुआ। इस प्रकार भारत में जो है कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो वारन हेस्टिंग्स हुआ और उसका समय काल था 1774 से 1785 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वारन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। वारन हेस्टिंग्स जो है 1750 ईस्वी में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष यानी कि अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना और अपनी क्षमता, अपनी सोच, अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। उसके बाद बंगाल का गवर्नर बना, उसके बाद कंपनी का गवर्नर जनरल बना कौन, तो वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी हम देखते हैं। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। इसने क्या किया कि राजकीय जो कोषागार था उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया। 1772 में इसने जो है प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। इसने 1772 में क्या करता है कि प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी और फौजदारी जो अदालत थी वो सदर निजामत अदालत द्वारा जो है निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा जो था अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था और दीवानी अदालत में जो है कलेक्टर जो है मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। जिला फौजदारी अदालत जो है एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलेक्टर जो है इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। कलकत्ता में क्या होता है कि एक सदर दीवानी अदालत की और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। यानी कि सदर दीवानी अदालत में है कलकत्ता काउंसिल का सभापति, काउंसिल का जो सभापति था कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। यानी कि सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम जो है मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे और जिले के दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे का अंतिम निर्णय जो है के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। दीवानी मुकदमों में क्या होता था कि दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून को लागू किया जाता था और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता है। जबकि फौजदारी मुकदमों में जो है मुस्लिम कानून लागू किया जाता है। फौजदारी यानी मारपीट झगड़ा वाला जितना भी कानून था उसमें मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। 1772 में क्या होता है कि कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने यानी कि द्वैध प्रणाली जो था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था उसको समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। यानी कि पहले जो है द्वैध शासन प्रणाली था उसके माध्यम से सिर्फ राजस्व वसूलने का, सैनिक संरक्षण का और विदेशी मामले का सिर्फ कंपनी को अधिकार था, मतलब ये था। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि इस सारे मामले को पलट दिया गया और अब जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की पूरी शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया गया, जो शासन प्रणाली को हटाकर।
वारन हेस्टिंगस ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद राजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। और जो वारन हेस्टिंगस ने क्या किया कि जब जो है शासन प्रणाली हटा दिया गया तो जो जो दोनों उप दीवान थे, बंगाल में मोहम्मद राजा खां था और बिहार में राजा सिताब राय था, इन दोनों को हटा दिया। 1772 में वारन हेस्टिंगस ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की। 1772 में क्या करता है कि वारन हेस्टिंगस ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। जिसे जो है इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। अब पूछेगा इजारेदारी प्रथा सबसे पहले किसने लागू की थी, तो वारन हेस्टिंगस ने। कब, तो 1772 में। ये भू राजस्व की एक पद्धति थी, इजारेदारी प्रथा। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। तो क्या थी, तो इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। इसमें जो है पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। और इसके अंतर्गत जो है उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। हेस्टिंगस ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया। हेस्टिंगस ने जो है नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को बंगाल का संरक्षक नियुक्त किया गया। और उसके बाद क्या होता है कि 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। 1776 में क्या होता है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। तो अंग्रेजी अनुवाद क्या था, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया। विलियम विल्किंसन ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो पूछेगा सवाल कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो विलियम विल्किंसन ने किया था। तो कब किया था, तो 1785 में किया था। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और 1789 में जो है अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। हेस्टिंगस ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा का विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किए। हेस्टिंगस ने जो है 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और इसी के समय काल में जो है क्या होता है कि 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। नोट देखते हैं, 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की और 1823 में लंदन में जो है लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। और इसने जो है मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिस्की ने किया था। इसी के समय में जो है 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिस्की ने किया। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और इसी के समय में जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। किसके, तो वारन हेस्टिंगस के समय में, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। जिसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक था, कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता जब दोनों पक्ष सहमत हो तभी ये जो है सुना जाता था। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इस न्यायालय में जो है अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पेथ है, यानी कि इसका मुख्य न्यायाधीश जो है कलकत्ता में जो मुख्य न्यायालय खोला गया था, तो इसका मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पेथ है, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंगस ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी का सजा दिलवा दी थी। हेस्टिंगस ने जो है बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी जो है इसी के समय में वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में के द्वारा समाप्त हुए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ। इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। किसके काल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय जो है दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1885 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स जो है फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो वर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। परंतु जो है 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। नोट देखते हैं। 1786 में वारेन हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया। 1785 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात जो है लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई जिसका कार्य सभी कानून गोवों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस ऑफ पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन सर जॉन मैकफार्सन से पढ़ेंगे अगले दिन। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दिन रात मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, सफल होइए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। आप जिस क्षेत्र से हैं, चाहे शहर से हो चाहे गाँव से हो, जिस इलाके से हो उस इलाके का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। भारत माता की जय।